हर एग्जामिनेशन में सिलेबस इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है? चाहे बैंकिंग की एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो, एमपीएससी हो, बीएससी हो, एसएससी हो, एमएससी हो, दुनिया में कोई भी एससी हो, आखिरकार इन सभी के लिए सिलेबस देखना इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है? क्यों हायर एजुकेशन में सिलेबस का बोलबाला ज़्यादा होता है? क्या सिलेबस को जाने बिना हम लोग किसी एग्जामिनेशन को पास कर सकते हैं? क्या सिलेबस के बिना हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन से टॉपिक पे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे और किस टॉपिक पे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे? क्या सिलेबस को मालूम किए बिना हम किसी एग्जामिनेशन में टॉप कर सकते हैं? क्या सिलेबस के बिना भी हम लोग हमारे एजुकेशन को, हमारी पढ़ाई को राइट डायरेक्शन में लेकर जा सकते हैं? तो बच्चों, आखिरकार आप सभी के दिमाग में एक प्रश्न जरूर आता होगा कि हर एग्जामिनेशन में, हर सेमिस्टर में, इंजीनियरिंग हो, बीएससी हो, ग्रेजुएशन हो या किसी भी प्रकार की कोई भी स्ट्रीम हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, आपको हर शिक्षक, हर पढ़ाने वाले, हर यूट्यूबर और कई सारे आप लोगों को फ्रेंड्स या जिन्होंने अभी तक एग्जामिनेशंस में टॉप किया है, वो आपको कई बार कहते होंगे कि सिलेबस को एक बार जानो, सिलेबस को एक बार पढ़ो, सिलेबस बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसा कि आपने सेम 1 में और सेम 2 में कई बार एक्सपीरियंस किया होगा, कई पेपर आपके बैक लगे होंगे। स्पेशली मैथमेटिक्स ऐसा पेपर होता है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में जनरली देखा जाता है कि बहुत सारे बच्चे बैक लगते हैं। रीज़न क्या होता है? रीज़न होता है सिलेबस को स्ट्रिक्टली फॉलो ना करना, सिलेबस के बारे में जानकारी हासिल ना करना या सिलेबस को इग्नोर करना। तो चलिए आज का लेक्चर इन्हीं टॉपिक पे हम लोग शुरुआत करते हैं और बीएससी 3rd सेमेस्टर 2nd ईयर के सिलेबस को आज हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे, डिटेल में उस सिलेबस की चर्चा करेंगे। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं गणित विषय गुरुकुल से अजय सोनी स्वागत करता हूँ आप सभी का गणित विषय गुरुकुल में। आज के लेक्चर में हम लोग 3rd सेमेस्टर 2nd ईयर के सिलेबस को देखेंगे। देखिए, मैथमेटिक्स के बीएससी 2nd ईयर के सेम 3 के मैथमेटिक्स के सिलेबस को यदि हम देखें तो 2 पार्टों में डिवाइड होता है। मैथमेटिक्स 1 होता है, मैथमेटिक्स 2 होता है। मैथ्स 1 में आपको 4 चैप्टर करने हैं, मैथ्स 2 में भी 4 चैप्टर करने हैं। कहीं ये 5 यूनिट हो सकते हैं, 4 यूनिट के बजाय 5 यूनिट हो सकते हैं। परंतु सिलेबस अमूमन सभी यूनिवर्सिटीज़ में, ऑल ओवर महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटीज़ में या ऑल ओवर इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ में एक जैसा ही होता है। आज हम लोग उन्हीं टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जैसे कि चैप्टर नंबर 1, जिसे हम लोग यूनिट नंबर 1 भी कहते हैं। सिंपल सी बात है, चैप्टर यानी यूनिट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इन मोर देन 2 वेरिएबल। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हमें पढ़ाया जाने वाला है और इसमें सिलेबस क्या होगा? सिलेबस होगा ऑक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर इसे हम लोग सिस्टम ऑफ ऑक्सिलरी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस या सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इन सारे नामों से जानते हैं। इसमें हमें इस प्रकार के इक्वेशन को सॉल्व करना है, इस प्रकार के इक्वेशन के बारे में चर्चा करना है। dx बाय पी के बराबर में dy बाय क्यू के बराबर में dz बाय आर, इसे हमें सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने की कई मेथड होती है, उनमें से 3 मेथड, कई बार ऐसा होता है कि बुक में उनका नाम नहीं लिखा होता है, सिर्फ मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 के नाम से जानी जाती है। पर मैंने यहाँ पे मेथड्स के नाम देने की कोशिश की है ताकि आप आसानी से समझ पाए कि किस तरीके के मेथड्स और किस तरीके से हम लोगों को उसको सॉल्व करना है। मेथड्स कौन सी होगी, क्या नाम होंगे, मेथड वाइज। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँगा कि पढ़ाई कैसे करना है, क्योंकि इस यूनिट नंबर 1 में या पेपर नंबर 1, 3rd सेमेस्टर का पेपर नंबर 1 मैथमेटिक्स का सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही है कि कौन सा क्वेश्चन किस मेथड का है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पढ़ाई का जरिया किस तरीके से रहना चाहिए, किस तरीके से आपको अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। ऑक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन dx बाय पी के बराबर में dy बाय क्यू के बराबर में dz बाय आर, इसको सॉल्व करने की जैसे मैंने यहाँ पे 3 मेथड लिखे हैं। जैसे हम लोग मेथड नंबर 1 मान के चलते हैं, मल्टीप्लायर मेथड। मेथड नंबर 2 आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि आपने सेमेस्टर 2 में भी पढ़ा था कि हम लोग एग्जैक्ट बनाते हैं। और नंबर 3 में है कि कोई ना कोई एक वेरिएबल, इन दोनों में, तीनों में से कोई एक वेरिएबल एलिमिनेट होगा या अब्सेंट होगा। अब्सेंट वेरिएबल्स आते हैं उसमें या एलिमिनेटेड वेरिएबल्स आते हैं, ऐसा करके वो एक टाइप बन जाता है। तो मल्टीप्लायर मेथड में हम लोग जब भी पढ़ाई करेंगे बच्चों, तो एग्जाम्पल्स को सॉर्ट आउट करेंगे, कौन से एग्जाम्पल मेथड नंबर 1 में आ रहे। तो फॉर एग्जाम्पल आपने मल्टीप्लायर का कोई एक प्रश्न पढ़ा, जो भी होगा, यहाँ पे मैंने प्रश्न नहीं लिया है। यदि आपको प्रश्न और उत्तर के बारे में जानना है, डिटेल प्लेलिस्ट देखना है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा सेमेस्टर 3rd के
पार्ट 1 डिफरेंशियल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर के वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे फिर से आते हैं अपने टॉपिक पे, मल्टीप्लायर मेथड। आप मल्टीप्लायर मेथड को करें, उसके जितने भी एग्जाम्पल्स है शॉर्ट आउट कर ले, 5 एग्जाम्पल इसके हैं। जब भी आप मेथड नंबर 2 के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसके एग्जाम्पल्स अलग से लिखें, उसको अलग से पढ़े। जब भी आप मेथड नंबर 3 के बारे में पढ़ रहे हैं तो इनके एग्जाम्पल से अलग से लिखें और इस मेथड नंबर 3 को पूरा अलग सलग कर दें। तो मेथड नंबर 1 और उसके एग्जाम्पल, मेथड नंबर 2 और उसके एग्जाम्पल, मेथड नंबर 3 और उसके एग्जाम्पल, इस तरीके से पढ़ाई करना है। अगर आप कंबाइन करेंगे तो आप ये इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि सारे एग्जाम्पल इस तरीके से ही देखते हैं और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा मेथड किस में अप्लाई किया जाए। तो सारे सॉर्ट आउट कीजिए कौन सा एग्जाम्पल किस मेथड का है। दूसरी बात, फैफियन और टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि इस प्रकार से होता है। फैफियन यानी कि PDX + QDY + RDZ = 0, इसे हम टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं। इसे भी सॉल्व करने की बच्चों कुछ मेथड है और ये बहुत अच्छे तरीके से दी जाती है। पहली मेथड है बाय इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड में भी हम लोग इसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ही बनाते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है आपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि आप सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर में जो भी आपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में जानकारी हासिल की होगी, उन्हीं का यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस रूप है और उनके बारे में भी आपको ध्यान में होना कि आपने फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ा है। तो बाय इंस्पेक्शन मेथड, उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल मेथड, फिर आएगी आपकी वन वेरिएबल सेपरेबल मेथड, उसके बाद आएगा होमोजीनियस इक्वेशन, लास्ट में आएगी आपकी नतानीज मेथड। तो यहाँ पे जब भी आप इस तरीके से टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते हैं तो इसके पहले इसको गिवन इक्वेशन को कंपेयर किया जाता है और फिर उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन यानी इस तरीके से लिखा जाता है और फिर उसे सॉल्व किया जाता है। और अंत में, इस यूनिट के अंत में आपको दो बहुत अच्छी चीज़ें दी गई है, जिसे हम लोग फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर बेसिक ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी कह सकते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाने का क्या तरीका है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनेंगे, दो मेथड यहाँ पे दी गई है। एलिमिनेशन की मेथड है। एलिमिनेट क्या करना है हमें, पहली चीज़ आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। दूसरी मेथड है फंक्शंस को, आर्बिट्ररी फंक्शंस को एलिमिनेट करना है। तो इनके भी जब आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो इन्हें थोड़ा सा सेपरेट करते हुए पढ़ेंगे ताकि मिक्स ना हो जाए। ठीक है, फंक्शन को किस तरीके से एलिमिनेट किया जाए, कांस्टेंट को किस तरीके से एलिमिनेट किया जाए, इसके ऊपर मैं अलग से और भी वीडियोस बनाने वाला हूँ। जरूर से आप देखते रहेंगे, हमारी प्लेलिस्ट को बहुत काम में आने वाली है। यूनिट नंबर 2 जिसे हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर तो हम लोगों ने 12वीं में भी पढ़ा है, BSc फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है। यदि कोई इंजीनियरिंग का बच्चा है तो उसने भी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है। ठीक है, JEE और 12वीं में हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में जानते हैं, परंतु यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग उसके एडवांस टॉपिक को देखेंगे। एडवांस टॉपिक यानी कि कहलाता है यहाँ पे लेग्रांजेस इक्वेशन। अब लेग्रांजेस इक्वेशन यहाँ पे ये जो दो टाइप है ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करेंगे आपके यूनिट नंबर 1 पे। यदि आपको यूनिट नंबर 1 अच्छे से आता है तो आप ये इंश्योर करके चले कि यूनिट नंबर 2 के आप ये दो टॉपिक कर पाएंगे, जिससे 101% श्योर शॉर्ट प्रश्न आते ही है एग्जामिनेशन में। ये 6 मार्क का प्रश्न इसमें से भी आएगा, इसमें से भी आएगा, 5 नंबर 6 नंबर के ऐसे प्रश्न आएंगे आपको एग्जामिनेशन में। और यदि आपने इस ऑक्सिलरी सिस्टम इक्वेशन को और ये टोटल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की हर एक मेथड को डिटेल में पढ़ लिया है, ये दो टॉपिक, पहला नंबर का ये टॉपिक और दूसरा टॉपिक, इसके तीनों मेथड और इसके चारों मेथड को अच्छे से, चारों पाँचों मेथड को अच्छे से समझ लिया है, पढ़ लिया है। बेसिक अगर मैं कहूँ तो इसके 3 मेथड तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर आपको ये तीनों आते हैं तो हम समझ के चलेंगे, या आप ऐसा समझ लीजिए कि आपको लेग्रांजेस इक्वेशन, जिसे हम लोग लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से होता है PP + QQ = R, इसको सॉल्व करने में आपको 100% मदद मिलेगी इस ऑक्सिलरी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को पढ़ने से। तो अगर आप इसको अच्छे से बेस बना लेते, इसको कवर कर लेते हैं, तो यूनिट नंबर 2 पूरा का पूरा यूनिट नंबर 1 पे डिपेंड है। इसलिए मैंने कहा कि सिलेबस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर एग्जामिनेशन में अगर आपको टॉप करना है, एग्जामिनेशन में टिके रहना है, एग्जामिनेशन यानी कि आपको कैसा है ना कि बच्चों, बहुत सारे करोड़ों बच्चे ड्रीम लेकर आते हैं कि मुझे ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, कोई अच्छी गवर्नमेंट जॉब में जॉब हासिल करनी है, परंतु हमें उस भीड़ में, कंपटीशन में जुदा नहीं हो जाना है, लापता नहीं हो जाना है। हमें कंपटीशन के अंदर रह के कंपटीशन को जीतना है और उसको जीतने के लिए, कंपटीशन को कॉम्पीट करने के लिए
जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो सारी चीज़ें यानी बेसिक चीज़ हमारे ध्यान में होना। और सबसे पहली चीज़ है आपका सिलेबस और दूसरी चीज़ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ये दो चीज़ में अगर आपकी कमांड है तो आप कह सकते हैं कि आप कंपटीशन में टिके रहेंगे, टॉप नहीं आएंगे। टॉप आने के लिए आप लोगों को या फिर अच्छे अंकों से पास करने के लिए एग्जामिनेशन को आपको बहुत डिटेल में पढ़ाई करनी होती है, जी जान लगा के मेहनत करनी होती है, और ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से जानते हैं और इसकी वैल्यू आप समझते हैं। तो लैग्रांजेस इक्वेशन, उसके बाद इंटीग्रल सरफेस ऑफ पी पी प्लस क्यू पी इक्वल टू आर। यदि आपने यहाँ पे लैग्रांजेस इक्वेशन पढ़ा है तो सेम यही लैग्रांजेस इक्वेशन होगा, लेकिन ये किसी ना किसी कर्व से पास किया जाएगा। तो इसको सॉल्व करने को इस ऐसे प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने की कई मेथड है। उसमें से एक ही मेथड है जो कि बहुत काम में है, जो कि मैं आप बच्चों को सिखाता हूँ, जैसे कि स्टेप वाइज उसको सॉल्व करें। कुछ लोग कैसा करते हैं कि पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर जो गिवन इक्वेशंस होते हैं उनको डायरेक्ट पुटिंग मेथड लेते हैं। दूसरी बात, हम लोग क्या करते हैं कि इस कर्व को हम पैरामीटर फॉर्म में बदलें, फिर उसके अनुसार उसको उस पैरामीटर को एलिमिनेट करें, और लास्ट में हम लोग जो हमारे इंटीग्रल कर्व्स यानी कि सॉल्यूशन आए थे उसमें पुट करें तो बहुत आसानी से आंसर आता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये प्रश्न लैग्रांजेस इक्वेशन आने को होना, और लैग्रांजेस इक्वेशन आने के लिए आपको यूनिट नंबर 1 के ये मेथड आने ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इतने टॉपिक को डिस्कस कर लिया है। अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या सिंपल हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन को कॉम्पिटिबल कंडीशन होती है। कॉम्पिटिबल कंडीशन यानी कि कुछ जैकोबियंस पार्ट्स होते हैं जो पी क्यू आर के साथ मल्टीप्लाई होकर उसे ज़ीरो कर देते हैं। इसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे आने वाले वीडियोज़ में। फिलहाल आप यहाँ पे इतना समझ लीजिए कि कॉम्पिटिबल डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं, जैकोबियंस निकाला जाता है, इक्वल टू ज़ीरो बनाया जाता है। अब ये किस तरीके से होते हैं इसके लिए एडवांस हमारे वीडियोज़ आएंगे। कंडीशन ऑफ कॉम्पेटिबिलिटी यानी कि इसमें कुछ छोटे मोटे थ्योरम्स होते हैं जैकोबियंस के ऊपर। अब दो तरीके से मेथड है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, यहाँ पर आ जाती है चारपिट्स मेथड और है जैकोबीज मेथड। चारपिट्स और जैकोबीज मेथड दोनों की दोनों 6 नंबर के लिए आएगी, और इसके छोटे मोटे ऐसे प्रश्न आते हैं जो कि कॉम्पिटिबल के ऊपर हो, या ऐसे छोटे एकदम छोटे प्रश्न आते हैं जो कि 1.5-2 नंबर के लिए आते हैं। परंतु ज़्यादातर ये जैकोबीज और चारपिट्स मेथड 6 नंबर के प्रश्नों के ऊपर 6 नंबर के ही प्रश्न आते हैं। तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इस तरीके से फंक्शन रहेगा। यहाँ पे 5 वेरिएबल है एक्स वाई जेड पी क्यू, और इनको सॉल्व किया जाता है चारपिट्स मेथड के द्वारा। और ऐसे ही प्रश्नों को जिसमें 5 वेरिएबल्स होते हैं इसे जैकोबियस मेथड द्वारा सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सिलेबस को जाना। इस सिलेबस में हमको ये सारी चीज़ें देखनी है यूनिट नंबर 1 में, और आज के सिलेबस में यूनिट नंबर 2 को हम लोगों ने देखा जो कि हमको ये सारी चीज़ें पढ़नी है, आगे जाके देखनी है। इसके बाद हम लोग यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 के भी सिलेबस को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हैं। कौन से सब टॉपिक्स रहेंगे उसके बारे में जानते हैं, और फिर बाद में मैं आप लोगों को ज़रूर आइडिया दूंगा कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है और किस तरीके से आपको अपना सिलेबस कवर करना है। तो बने रहेंगे वीडियो में अंत तक। धन्यवाद आप सभी का। दोस्तों, अभी हमने यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 के सिलेबस को विस्तार में थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, और टॉपिक्स के अंदर के सब टॉपिक्स और किस तरीके से यहाँ पे एग्जाम्पल्स आएंगे, किस तरीके से उनके फॉर्म्स रहेंगे, ये भी थोड़ा सा यहाँ पे एग्जाम्पल्स मैंने मेंशन किए, ठीक है, मेंशन किए, सॉरी। यूनिट नंबर 3 जिसे हम लोग हायर ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं, इसमें हम लोग सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होंगे, इसके पहले हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देख लिया है, उसका फॉर्मेशन देख लिया यूनिट नंबर 1 में। यूनिट नंबर 2 में हम लोगों ने चारपिट्स मेथड देख ली, जैकोबिज मेथड देख ली। अब यूनिट नंबर 3 में हम लोग हायर ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग होमोजीनियस इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन और रिड्यूसिबल टू नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इक्वेशन अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कुछ नॉर्मल स्टार्टिंग के जो बेसिक टाइप्स होंगे, आपको इक्वेशन इंटीग्रेटेड बाय इंस्पेक्शन यानी इंस्पेक्शन के द्वारा हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे आर आर इक्वल टू वी, आर मतलब ही हायर ऑर्डर है। अगर 2 बार डेरिवेटिव लिया जाए एक्स के साथ तो आर आता है, 2 बार डेरिवेटिव लिया जाए वाई के साथ डेल स्क्वायर वाई बाय डेल स्क्वायर जेड बाय डेल वाई स्क्वायर तो ये आता है अपना टी। और अगर हम लोग एक्स और वाई के साथ मिक्स अगर डेरिवेटिव ले रहे हैं तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स डेल वाई तो आता है हमारा एस। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल्स रहेंगे और इसको हम लोग को सॉल्व करना है, तो जो कि आसानी से इंटीग्रेट होके आ जाएंगे। छोटे प्रश्न होते हैं। रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म, लीनियर फॉर्म जैसे कि हमने यूनिट नंबर 2 का पहले ही देखा लीनियर फॉर्म, और लीनियर फॉर्म को हम लोग किसी कर्व के द्वारा भी देख रहे थे। तो लीनियर फॉर्म को सॉल्व करने के क्या तरीके हैं अपन ने देखे। तो यहाँ पे लीनियर फॉर्म में बदला जाएगा और इसका सोल्यूशन आएगा।
फिर इंटीग्रेबल बाय लेग्रांजेस मेथड, यहाँ पे ये कि लेग्रांजेस मेथड होगी आर आर प्लस एस एस प्लस पी पी इक्वल टू वी, इस तरीके के एग्जाम्पल्स आएंगे। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, एस एस प्लस टी टी प्लस पी पी हो सकता है, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स आएंगे। इसके ऊपर वीडियो हम लोग बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और हर एक टाइप के यदि आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन पे आप बता सकते हैं कि सर आप हर एक टॉपिक के ऊपर हमारे लिए वीडियो जरूर बना दीजिए, तो मैं आप लोगों के लिए जरूर से बना दूंगा। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे मेन टॉपिक होता है बच्चों। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। यहाँ तक जो है ये बेसिक है, लेकिन मेन यहाँ पे कोर्स आपका स्टार, जिसे मैं मार्किंग कर देता हूँ, यहाँ से स्टार्ट होता है होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे देखो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के या लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के 3 मेजर टाइप है, होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस है, रिड्यूसिबल टू लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। यहाँ पे आपको एक वर्ड जोड़ा गया है। तो ये 3 मेजर टाइप है, नंबर 1 ये वाला टाइप, नंबर 2 और ये नंबर 3, ये 3 मेजर टाइप है। होमोजीनियस में भी हम लोग मेथड फॉर फाइंडिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जो कि हम लोगों ने सेकंड सेमिस्टर में भी पढ़ा है, थोड़ा बहुत हमें ज्ञान होगा कि किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाले जाते हैं। यहाँ पे हम लोग पीआई यानी पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने की भी मेथड के बारे में जानेंगे, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पीआई निकालने की नॉन होमोजीनियस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भी हमें कुछ सीएफ और पीआई का ज़रूरत पड़ती है। तो ये सीएफ और पीआई इसके लिए भी काम करेंगे। और आखिरी में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से इक्वेशन को हम लोग रिड्यूसिबल कर सकते हैं और लीनियर में बदल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ये 3 मेजर पार्ट है यहाँ पे, जिसके 6 मार्क के ऊपर और 1.5 नंबर के ऊपर एग्जाम्पल्स जरूर से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी टॉपिक लिखे आप समझते चले कि इन सारे टॉपिक के ऊपर एग्जाम्पल्स भी आते हैं। इन सारे टॉपिक के एग्जाम्पल्स आपके बुक में होंगे अवेलेबल, और इन्हें हमें पढ़ना है। आप लास्ट में बात करते हैं कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की, जो कि यूनिट नंबर 4 है, जो कि अपने आप में बहुत खास है। चाहे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, बीएससी के हो, बीएससी ऑनर्स के हो, या फिर आपका जैसे अभी नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार आपने सिर्फ बीएससी में मैथमेटिक्स लिया है, तो भी कैलकुलस ऑफ वेरिएशन आपको हर किसी स्ट्रीम में देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। इसके आधार पर हम लोग नेट सेट की एग्जामिनेशन में भी कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के प्रश्न आते हैं, उससे हम डील कर पाएंगे यदि हमें ये पता है। तो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन अपने आप में इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत सी एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। नेट सेट गेट इन सारी एग्जाम्स में भी आता है बच्चों। तो कुछ बेसिक डेफिनेशन है कि फंक्शन किसे कहते हैं। मैक्सिमम रियल एनालिसिस में हम लोगों ने पढ़ा है मैक्सिमा क्या होता है, मिनिमा क्या होता है, या क्लास 12th में भी, कक्षा 12वीं में, या फर्स्ट सेमिस्टर में हम लोगों ने टेलर्स थ्योरम, लॉरेंट सीरीज़ वगैरह वगैरह देखी है। थोड़ा सा मैक्सिमा के बारे में पता है ना, मिनिमा के बारे में पता है। 2 वेरिएबल वाले अगर है तो 1 वेरिएबल वाले है तो मैक्सिमम पॉइंट क्या होता है, मिनिमम पॉइंट क्या होता है। कुछ छोटे से मीन वैल्यू थ्योरम्स वगैरह भी छोटा मोटा हम लोगों ने पढ़ा है। तो फंक्शन के बारे में एक ओवरऑल आइडिया आप लोगों को होता है। तो यहाँ पे बस एक्सट्रीमम क्या होता है, स्टेशनरी पॉइंट्स क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा एलेबरेट करके यानी कि विस्तार से बताया गया है। फंक्शनल क्या होता है, एक्सट्रीमा क्या होता है, एक्सट्रीमा का मतलब है मिनिमम, और मैक्सिमम किस पॉइंट पे आएंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन। यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे मेन आ जाता है। यहाँ पे यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, जैसे 2-3 प्रकार से उसके अनदर फॉर्म्स होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक थ्योरम भी है, और ये इसके ऊपर इसका जो स्टेटमेंट है, इसका जो फॉर्मूला है वो आपको ध्यान में रखना है। हालांकि इसके बारे में भी मैं विस्तार से वीडियो डालूंगा। यदि आप मुझे कमेंट करके बताते हैं कि आपको इन सारे टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए तो मैं जरूर से वीडियो अवेलेबल आपको करवा दूंगा। इसके फॉर्म क्या होंगे, उसके बाद स्पेशल केसेस, इसके कुछ स्पेशल केसेस होते हैं 4-5, उन केसेस के बारे में हमें पढ़ना होता है। प्रश्न जरूर से आते हैं पेपर में, इनके एग्जाम्पल्स आते हैं। फंक्शनल डिपेंड ऑन द हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर के प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ऐसे फंक्शनल जो कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पे डिपेंड होंगे, उनके जो प्रश्न होंगे वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में हम लोग जनरली इंटीग्रेशन, यानी कि पूरा का पूरा ये इंटीग्रेशन पर ही डिपेंड है। तो जनरली आपको इंटीग्रेशन के सारा बेसिक आपको आना चाहिए, इंटीग्रेशन के आपको फॉर्मूले आना चाहिए। और यदि आप इंटीग्रेशन में कमज़ोर भी है तो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ज़्यादा एडवांस टॉपिक तो नहीं है, लेकिन हाँ मीडियम रेंज का टॉपिक है जो कि आपके समझ में आसानी से आ जाएगा। फंक्शनल डिपेंड ऑन द 2 फंक्शन है, इसके ऊपर भी एग्जांपल्स आते हैं। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पे 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और दोनों के ऊपर प्रश्न आते हैं। और लास्ट में हमें देखने को मिलता है वेरिएशनल प्रॉब्लम इन पैरामीट्रिक फॉर्म। तो ये सारे टॉपिक्स है, इनके ऊपर प्रश्न आते हैं। यहाँ पे भी एक सारे टॉपिक्स है। तो यूनिट नंबर 1, 2, 3 और 4 में जो भी हम लोगों ने टॉपिक्स देखे
आपको टॉपिक समझ में आ गए हैं। देखिए बुक में अगर आप लोगों ने सिलेबस को देखा है तो बहुत शॉर्ट में दिया गया है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में किस टॉपिक के अंदर कौन से टॉपिक्स है और उन टॉपिक के कौन कौन से जो सब टॉपिक्स है वो इस तरीके से मैंने यहाँ पे डिटेल में लिखे हुए हैं और आपको बताते भी चला हूँ कि मैं ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्किंग रखेगा यूलर्स डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसके बाद के जो मेन 1 2 3 4 यहाँ पे 2-4 जो पॉइंट्स मैंने लिखे यहाँ पे जो सब टॉपिक अपन ने लिखे, इन्हीं के ऊपर प्रश्न ज़्यादा आते हैं 6 नंबर के लिए, 1.5 नंबर के लिए। तो यूनिट नंबर 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 के आपने डिटेल सिलेबस को देख लिया है। एक दिमाग में एक छवि तैयार हो चुकी है। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और यदि आप इसे लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसे लिख लीजिए अपने कॉपी में, ठीक है। और इसको 2-4 बार 5 बार जरूर से पढ़ लीजिए। एक बार सिलेबस आपके ध्यान में रहेगा तो आप बहुत आसानी से जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ढूंढेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से आपको ये समझ में आने लग जाएगा कि अरे भैया यहाँ पे होमोजीनियस के ऊपर प्रश्न आया है या नॉन होमोजीनियस के ऊपर प्रश्न आया है। तो सिलेबस आपके ध्यान में रहना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आप पढ़ाई करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे तब आपके दिमाग में हर एक टॉपिक क्लियर होते चले जाएंगे कि किस टॉपिक पे मुझे ज़्यादा वजन देना है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, किस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है, किस टॉपिक पे ज़्यादा एफर्ट लगाने हैं, ताकि एग्जामिनेशन में आप लोगों को कम से कम टेंशन में आप एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो आज के लेक्चर में उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको सारी जो भी जानकारी मैंने आप लोगों को दी है आपको पसंद आई होगी, और सारी जानकारी जो भी आप लोगों को मिली है, प्राप्त हुई है, उसका आप बहुत अच्छे से उपयोग करेंगे, सदुपयोग करेंगे। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। नए टॉपिक की हम लोग अगले वीडियो में शुरुआत करेंगे। धन्यवाद आप सभी का।